नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने टमाटर की नर्सरी डाली थी वो रोपाई योग्य तैयार हैं। तो आप खेत की तैयारी खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हुए टमाटर की वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की विषय विशेषज्ञ सुची गंगवार। टमाटर की खेती वर्ष भर की जा सकती है, परंतु ये फसल अत्यधिक नमी और पाला सहन नहीं कर सकती है। इसके लिए तापमान 18 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उपयुक्त है। फल लगने के लिए रात का आदर्श तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहना चाहिए। अगर हमें टमाटर की अच्छी उपज लेनी हो तो भूमि का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। भूमि हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे इसके लिए दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। कार्बनिक पदार्थ उसमें अच्छा होना चाहिए जिससे कि जो है पौधों की ग्रोथ को अच्छा जो है वातावरण मिल सके। सबसे पहले जो है हमें एक कल्टीवेटर चलाना है। कल्टीवेटर चलाने के बाद हमें 2 से 3 जो है हल्की जुताई करनी है। कल्टीवेटर चलाने के बाद एक हमको पाटा चलाना है जिससे कि हमारी जो मिट्टी भुरभुरी हो जाए। पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप इस खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। नमी होने से क्या है, आपकी जो खेत जो है अच्छे से तैयार होता है। अब इसमें हम अगर खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो टमाटर की जो हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करेंगे उसके लिए हमेशा मिट्टी परीक्षण जरूर करना चाहिए। अगर हम मिट्टी परीक्षण ना करवा पाएँ तो 200 कुंटल गोबर की अच्छी सड़ी गोबर की खाद, आधा उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 150 किलोग्राम फास्फोरस और पोटेशियम 75 किलोग्राम की हमें मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 200 कुंटल जो गोबर की सड़ी खाद होती है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय खेत में हमें मिला देना चाहिए। और नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को जो है 30 दिन बाद जो है हमको उस फील्ड में पौधे जब हमारे लग जाए उसमें हमें डालना चाहिए। अब यहाँ पे उन्नत किस्मों की बात करेंगे तो कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी है, जैसे हमारी पूसा रूबी है, पूसा प्रभात है, पंजाब छुआरा है। या हम हाइब्रिड की बात करें तो उसमें करिश्मा है, लक्ष्मी है, पूसा 86 है। कुछ ऐसी इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ हैं जिसको हम लगाकर जो है अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी हमारी पौध तैयार हो जाती है और उसको हम फील्ड में लगाते हैं तो हमेशा पौधों की जड़ों को जो है उपचार करना चाहिए। इसके लिए कई फफूंदीनाशक जो है बाज़ार में उपलब्ध हैं। जैसे हम कार्बोंडाजिम की बात करें, इसकी 3 ग्राम मात्रा को पर लीटर पानी में घोल के इसकी टमाटर की जड़ों को डिप करके जो है हमको उसमें लगाना है, जिससे कि बीज जनित जितनी भी बीमारियाँ हैं उससे हम जो है टमाटर के पौधों की जो है सुरक्षा दे सकें। आजकल टमाटर की खेती खुले खेत में, पॉली हाउस में ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से की जाती है। अगर आप खुले खेत में साधारण विधि से खेती कर रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतार बनाएं और पौधों की रोपाई 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। अगर ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो कतार पर ड्रिप बिछाकर इतनी ही दूरी रखते हुए टमाटर की खेती करें। अगर आप ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से टमाटर की खेती कर रहे हैं तो पहले 2 से 3 फीट की दूरी रखते हुए 15 सेंटीमीटर उठी हुई कतारों को बनाएं। इसके बाद कतार पर ड्रिप लाइन बिछाकर प्लास्टिक मल्चिंग को बिछाएं। इसके बाद एक कतार में जिगजैग पद्धति से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए एक कतार में आमने सामने 2 पौधों की रोपाई करें। इरिगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम जल प्रबंधन की बात करें, कब कब हमें उसमें पानी देना चाहिए। अब रोपाई, जब हमने पौधों की रोपाई कर दी तो उसके 2-3 दिन बाद तक हमें हजारे से पानी देना है ताकि जो हमारा पौधा है उसमें एस्टेब्लिश हो जाए, अच्छे से उसमें से लग जाए। गर्मी के ऋतु में जो है आप 10 दिन के अंतराल पे पानी दे सकते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो हम 7 दिन के अंतराल पर भी उसमें पानी को दे सकते हैं। मल्च लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम जो भी खाद पानी देते हैं तो वो हमारे पौधे को ही मिलता है। इससे जो बीट का कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। अक्सर टमाटर की फसल में शुरुआती अवस्था पर कई खरपतवार उगाते हैं जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए पेंडिमेथालिन नामक खरपतवार नाशी को 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसकी 30 से 40 दिनों बाद निराई और गुड़ाई कर खेत से खरपतवार नियंत्रण करें। इस तरीके से अगर हम अच्छा प्रबंधन करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे 200 से लेके 250 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर जो है टमाटर की उपज को प्राप्त कर पाएंगे।
प्रदेश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं उनका सबसे ज्यादा खर्च पशुओं के आहार में ही होता है। अगर पशुपालक स्वयं अपने स्तर पर पशु आहार बनाए तो काफी हद तक आहार पर आने वाली लागत को कम कर सकता है। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर भूषण कुमार सिंह से। किसान भाइयों को नमस्कार एवं जोहार। आज हम चर्चा करेंगे हम उन किसान भाइयों के लिए जो कि दुधारू पशुपालन में लगे हुए हैं। दुधारू पशुपालन की जब बात करते हैं तो उस सेक्टर का सबसे मुख्य जो खर्च होता है वो होता है आहार प्रबंधन में। आहार प्रबंधन में करीब 60% तक की पूंजी आहार में ही चल जाती है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे कम लागत में पशुपालक भाई अपने ही घर पर पशुओं को उचित आहार बना के, दाना मिश्रण बना के दे सकते हैं। जिसमें कि आज हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर वो पशुपालक भाई क्या होता है घर पर पशुपालन कर रहे हैं, जब पशु रखे हुए हैं तो उनमें ध्यान देना है कि वो पशु के आहार प्रबंधन में मुख्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करना पड़ता है। पहला हरा चारा, दूसरा सूखा चारा और तीसरा दाना मिश्रण। हरा चारा अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पशुपालक भाइयों के लिए। अब वो बहुत ज़रूरी भी है कि पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरा चारा अवश्य दें। और उसके अलावा होता है सूखा चारा। इसके अलावा दुधारू पशुओं के पशु आहार में सूखे एवं हरे चारे का भी समावेश करें। गाय और भैंस के लिए प्रतिदिन चारा की मात्रा हरा चारा 10 से 12 किलोग्राम एवं सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाएं, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। जो पुआल हो गए, जो पुआल का मुख्यतः पुआल का ही उपयोग किया जाता है, तो पुआल को कभी भी 5 से 7 किलो से ज़्यादा कभी भी नहीं जाना है, ये हमेशा ध्यान रखें। उसके अलावा बात होता है हरा चारा। हरा चारा तो जितना हो सके 25 से 30 किलो तक वो दे सकते हैं। और हरा चारा अगर उपलब्ध है तो उनको दाना मिश्रण भी नहीं देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर उनका दूध उत्पादन 2-3 किलो से कम है तो सिर्फ हरा चारा से भी काम चल सकता है पशुपालक भाइयों का। पर अगर हरा चारा है, सूखा चारा, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा लागत जाता है खाना का आहार प्रबंधन करने में पशुपालक भाइयों का, वो है दाना मिश्रण। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि दाना मिश्रण घर पर कैसे बनाएं। मुख्यतः जो मुख्य उसके अवयव है दाना मिश्रण बनाने के लिए वो है अनाज, उसके साथ उसका सह उत्पाद है, फिर खल्ली है और फिर मिनरल है। पहले प्रथम मिश्रण की बात करें तो उसमें हम अनाज दर्रा 45% लेते हैं। उसके बाद जो उसके साथ हम गेहूं का चोकर है या चावल का कुंडा है या चावल राइस ब्रान है उसको 36% तक ले सकते हैं। और उसके अलावा जो खल्ली है, खल्ली में मुख्यतः जो हम लोग के यहाँ बिहार झारखंड में उपलब्ध है वो मूंगफली की खल्ली है, तिल की खल्ली है, सोयाबीन की खल्ली है, ये 8% हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सर का उपयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सर 2% मिनरल मिक्सर। और उसके अलावा साधारण नमक 1% मिलाकर दाना मिश्रण बना सकते हैं। इसके अलावा है कि दाना मिश्रण खिलाए कितना, तो दाना मिश्रण खिलाने के लिए कि जो गाय उत्पादन में नहीं है, जो दूध नहीं दे रही, जो कि ड्राई गाय है, जो सूखी गाय है, उन्हें 1.5 किलो के आसपास का दाना मिश्रण देना चाहिए। और उसके अलावा अगर भैंस है तो 2 किलो का दाना मिश्रण। इसके अलावा किसान अपने पशुओं को जीवन निर्वाह करने के लिए अतिरिक्त आहार दिया जाता है। अगर गाय या भैंस दूध नहीं दे रहे हैं तो उसको जीवन यापन करने के लिए 1 किलोग्राम आहार देना उपयुक्त रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी गाय दूध दे रही है तो 3 लीटर दूध देने वाली गाय को आप 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। और भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसको भी 1 किलोग्राम आहार देना उचित रहता है। और गाय या भैंस गाभिन है तो उसको अतिरिक्त दाना देना चाहिए। अब बात होती है कि जब बाछा बाछी को किस तरह से आहार प्रबंधन करना चाहिए। जन्म के 1 से 3 दिन का जो समय होता है उस समय सिर्फ दूध देना चाहिए। फिर 15 से 30 दिन के जब हो जाए बाछा बछियाँ, तब उसे 3 किलो के आसपास दूध देना चाहिए। और जब दूसरे महीने में चल जाए, पहले महीना को पार करके दूसरे महीने में जाए, दूसरे महीने में जाए, तब वो 2.5 किलो के आसपास दूध दे सकते हैं। उसके साथ साथ काफ स्टार्टर भी शुरू कर सकते हैं 1 महीने के बाद से। और फिर काफ स्टार्टर 500 ग्राम काफ स्टार्टर दे सकते हैं। उसके साथ साथ हरा चारा भी दे सकते हैं 2 किलो 2.5 किलो के आसपास। और जब तीसरे महीने में आए तो हम दूध को रोक सकते हैं। दूध को रोक कर काफ स्टार्टर पूरी तरह से देना चाहिए, करीब 1 किलो के आसपास काफ स्टार्टर और 5 किलो के आसपास करीब हरा चारा। और तो इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाई हमारे द्वारा बताए गए सभी बातों का ध्यान रखेंगे
और अपने पशुओं को संतुलित आहार देंगे, कम खर्च में अपने घर पर बना के ही संतुलित आहार अपने पशुओं को हमारे पशुपालक भाई दे सकते हैं। जिन किसानों ने आलू के साथ मक्के की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है, जिसमें इस समय सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तो किसान इन प्रबंधनों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव से। देखिए, ये तो मिश्रित खेती खास करके आलू और मक्का सबसे उपयुक्त देखा गया है और सबसे अच्छी पैदावार भी होती है। तो अमूमन आलू किसान भाई लगा चुके हैं और जिनको बोना होगा मक्का भी बो चुके होंगे। कृषि के जोखिम को कम करने एवं प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रदेश के बहुत से किसान मक्का के साथ आलू की अंतर्वर्तीय फसल लगाते हैं। इससे किसानों को कई फायदे होते हैं। एक जगह में 2 फसलों से उत्पादन मिल जाता है, कृषि लागत में कमी आती है, भरपूर उत्पादन मिलता है, कृषि में जोखिम कम रहता है। ऐसे और भी कई फायदे हैं। दोनों चीजें हो गई हैं। बात आती है कि कैसे उसका अंतः कृषि क्रिया जो किया जाए। तो फसल लगाए महीना भर हो गया होगा तो हमारा सुझाव होगा, खाद जो है किसान भाई अपना दिए होंगे, हम लोग ना देते हैं जो कंपोस्ट आलू की फसल के लिए करते हैं, 20 से 25 टन कंपोस्ट देते हैं और 150 केजी नाइट्रोजन देते हैं, 90 केजी फास्फोरस, 100 केजी पोटास और इतना ही लगभग 150 केजी नाइट्रोजन, 75 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास मक्का की खेती के लिए दिया जाता है। फर्क यह है कि जब उसमें दोनों साथ फसल आप लेते हैं तो नाइट्रोजन को हम फसल लगाते वक्त मक्का वाला जो हिस्सा है 150 केजी का, उसको हम नहीं देते हैं। अंतर्वर्ती फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसका पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी होता है, क्योंकि फसल में यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति समय पर नहीं करेंगे तो पौधों की बढ़वार कम होती है। अब 30 दिन हो गया है तो अगर 1/3 आपका आलू का नाइट्रोजन बचा हुआ है तो उसको दे करके निकौनी करके फसल अगर बढ़ गई है काफ़ी तब तो ठीक है, नहीं तो भी एक और सिंचाई 15 दिन के बाद करेंगे, तब उसके बाद जो है मिट्टी चढ़ा देते हैं। आलू का ये काम पूरा हो गया। बाकी मक्का अब चलता रहता है, उसमें ग्रोथ कुछ नहीं होगी, ठंडा पड़ेगा। जब फिर तापमान बढ़ना शुरू होता है उस समय हमारे आलू का अंतिम फेज आ जाता है। तो हम लोग उस समय करते हैं, आलू लगभग 90 दिन अगर हो गया है तो फिर उसकी सिंचाई रोक देते हैं। 10 दिन के बाद फिर वो डंठल काट देते हैं और उसके बाद आलू की खुदाई कर लेते हैं। फिर तब जो 150 केजी नाइट्रोजन मक्के का हिस्सा है उसका 75 केजी टॉप ड्रेसिंग करके खेत में आप सिंचाई करवा दीजिए और फिर जब 30-35 दिन हो जाता है तो फिर दूसरा टॉप ड्रेसिंग 75 केजी नाइट्रोजन बचा रहेगा। अगर यूरिया देते हैं तो 150 केजी उसको टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। ये सामान्य क्रिया की जाती है। किसान भाइयों, फसल पोषक तत्वों का समुचित प्रयोग कर सके, इसके लिए जरूरी है खेतों में नमी की मात्रा पर्याप्त हो और इसके लिए मिट्टी की नमी को देखते हुए सिंचाई करना चाहिए। आमतौर पर इस मौसम में फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना लाभकारी होता है। वैसे तो मक्का और आलू की अंतर्वर्ती फसल में खरपतवार उगने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि खेतों में खरपतवार अधिकता दिखाई दे तो 1 से 2 निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 60 दिन की फसल अवस्था पर करनी चाहिए। और अभी चूंकि मक्का जो होता है वो जो टेम्परेचर लो होता है उसके प्रति बहुत सेंसिटिव है, तो फसल किसान खुद देखते होंगे कि उसमें रंगीन टाइप की पत्तियां हो जाती हैं, वो कोल्ड इंजरी के चलते है, ज़्यादा ठंडा के चलते। तो उससे घबराने की बात नहीं है, वो ऐसा सच रहेगा। आलू में अभी जैसे देखे होंगे मौसम 3-4 दिन काफ़ी क्लमजी था, बादल लगा हुआ था, वर्षा भी हुई। तो इस समय जो है फाइटोप्थोरा जो एक बीमारी है, झुलसा कहते हैं हम लोग, लेट ब्लाइट उसको कहा जाता है, उसके प्रकोप की बहुत संभावना रहती है। तो किसान भाइयों को हमारा सुझाव होगा कि वो इंडोफिल 45 या रेडोमिल दोनों में से कोई एक दवा, इंडोफिल 45 लेंगे तो 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलेंगे और रेडोमिल लेंगे तो 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाएंगे और जब ओस हट जाती है तब उसका छिड़काव कर देंगे। तो इससे जो है हमारा जो झुलसा रोग है उस पर काफ़ी हद तक माने फसल को उससे बचाया जा सकता है। ये सामान्य क्रिया है। मक्का और आलू की अंतर्वर्ती फसल में कटवॉर्म कीट दोनों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये कीट पौधों की जड़ों और तनों को काट देता है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए सिंचाई जल के साथ क्लोरपाइरिफॉस दवा को मिलाकर सिंचाई करनी चाहिए। इसके लिए सिंचाई की क्यारियों
जहां से जल बहकर खेत में जाता है उस पर एक ड्रम से दवा भरकर रख देना चाहिए और ड्रम में नीचे एक छेद कर देना चाहिए, जिससे बूंद बूंद कर दवा सिंचाई जल में मिलती रहती है और जब ये जल कीट के संपर्क में आता है तो कीट मर जाता है। अगर आपको गाभे में कीड़े का संभावना दिखता है तो थीमेट जो है वो गाभे में 2-3 दाना करके डाल देते हैं। यही एक मुख्य कीड़ा है जो मक्का की फसल को नुकसान करता है, तो उससे निदान के लिए उसके गाभे में थीमेट का जो ग्रेन्यूल आता है वो डाल करके 10 केजी लगभग 1 हेक्टेयर में हम पर्याप्त होता है। ये सामान्य क्रियाएं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सह फसल चलता है। लगभग मक्का का 2/3 समय जो है आलू के साथ बीतता है, इसके बाद 1/3 अलग होता है। तो हम लगभग अक्टूबर से अगर मान लिया जाए तो मई के बीच में 2 फसल ले लेते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पैदावार देने वाली फसलें हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामखेड़ा, जिला रतलाम के जीतू पटेल ने। आपने लहसुन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला वाली फसल है। लहसुन पाले के प्रति सहनशील होता है, परंतु पौधे के उचित बढ़वार के लिए ठंडे और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बुआई के बाद खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। सिंचाई प्रबंधन: लहसुन में प्रथम सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करें। इसके बाद हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार समय समय पर करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। लहसुन की फसल पर लगने वाले रोग और कीट: लहसुन की फसल में लगने वाला एक बैंगनी धब्बा रोग है। यह एक बहुत घातक फफूंदी जनक रोग है। यह पौधे की किसी भी अवस्था में आ सकता है। प्रारंभ में छोटे छोटे बैंगनी धब्बे बनते हैं, जो बाद में काले हो जाते हैं। इससे पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए मैकोजेब 2.5 ग्राम और कार्बेडाजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर अदल बदल कर छिड़काव करें, तो इस रोग से होने वाले नुकसान से फसल को काफी हद तक बचा सकते हैं। लहसुन को नुकसान करने वाला प्रमुख कीट है रस चूसक थ्रिप्स। यह एक लहसुन का प्रमुख नुकसानदायक कीट है। यह आकार में छोटा होता है। इसके प्रौढ़ पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें, तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल में जिंक तत्व के प्रयोग पर जानकारी। स्ट्रॉबेरी की फसल का सही प्रबंधन करके बढ़ाए उत्पादन। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें अन्नदाता निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।